वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। मैं हूं प्राची कुशवाहा और मैं लेके आई हूं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वीडियो नंबर 4। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में। अब हम इसी कूलम्स लॉ को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज। कूलम्स लॉ जो था वो हमें बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्स लॉ में कहता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस अगर रखे हैं और वो उनके बीच में सेपरेशन आर है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाए तो 1/4πε0 आता है, यानी कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। चलिए अब आज देखते हैं, अगर हमारे दो की जगह मल्टीपल चार्जेस हो जाए तब हमारा फोर्स क्या होगा, यानी नेट फोर्स क्या होगा। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual force are unaffected due to the presence of other charge. यानी क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपका अगर ये एक चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है, ये स्केल को हमने मान लिया कि ये स्केल जो है एक चार्ज है। अब इसके ऊपर फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर, फोर्स ऑन एनी चार्ज यानी मान लीजिए फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस। नंबर ऑफ अदर चार्जेस का मतलब हो सकता है इधर से भी एक चार्ज लग रहा है, इधर से भी एक चार्ज लग रहा है, ऊपर से एक चार्ज लग रहा है, नीचे से भी एक चार्ज लग रहा है। तो नंबर ऑफ चार्जेस यानी एक पॉइंट पर इधर से भी चार्ज लग रहा है, इधर से भी चार्ज लग रहा है। नंबर ऑफ चार्जेस जो लगते हैं तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन सब चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, यानी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। दैट मीन्स यहाँ आप डायग्राम देखिए, ये है हमारा Q1 चार्ज, ठीक है। ये देखिए, ठीक, ये है हमारा Q1 चार्ज, ओके। अब ये Q1 है आपका और देन ये Q2 है। देखिए ये Q1 Q2, ठीक है, Q3, ये हो गया Q4, ये हो गया Q5, ओके। ये 5 चार्जेस लिए हैं। तो इस Q1 पर हम मान लेते हैं फोर्स ऑन एनी चार्ज, तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q4, ड्यू टू Q3, ड्यू टू Q5। यानी ये भी इस साइड लग रहा है, ये भी इस साइड लग रहा है, ये भी, यानी Q3 से Q1 पे लग रहा है, Q5 से Q1 पे लग रहा है, Q4 से Q1 पे लग रहा है, Q2 से Q1 पे लग रहा है। तो इस Q1 पर लगने वाला ये जो चार्ज है तो Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, Q2 के कारण Q1 पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम Q1 की बात करते हैं कि Q1 पे फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स क्या होगा, F12 होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे बात क्या हो रही है, F21 F41 लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने लिए रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि Q1 पर फोर्स Q2 के कारण लग रहा है तो क्या हो जाएगा, फोर्स F12। फिर यहाँ पे Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है Q1 पर, तो ये जो है इसको आगे की ओर बढ़ाया तो Q3 Q1 पर फोर्स लगा रहा है F13। फिर देन इस तरह से क्या हो रहा है, ये Q2 Q1 पर लग रहा है F12, Q4 Q1 पे लगा रहा है F14, Q5 इस पे लगा रहा है F15। तो इस तरह से Q1 पर चार्ज लग रहा है। यहाँ देखिए आप, ये हो गया हमारा Q1, ठीक है, और ये है फॉर एग्जाम्पल Q2, इधर कहीं पर है Q3, इधर कहीं पर है Q4 और इधर कहीं पर है Q5, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स ऑन एनी चार्ज है, जो कि हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन कह रहा है फोर्स ऑन एनी चार्ज, तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, तो ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस यानी कि हो सकता है ये Q2 Q3 Q4 के कारण जो इस पे चार्ज लग रहा है। तो हम चलिए देखते हैं, Q2 के कारण इस पे एक चार्ज लग रहा होगा, Q2 के कारण Q1 पे चार्ज लग रहा है, सॉरी फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, Q2 के कारण Q1 पे लग रहा है तो F फोर्स ऑन Q1, तो F1 ड्यू टू Q2 तो F12, ये हो गया। अब Q5 के कारण जो इस पे चार्ज लगेगा वो क्या हो जाएगा,
F5 के कारण यानी Q5 के कारण Q1 पे लग रहा है, दोनों प्लस में है इसलिए रिपेल कर रहे हैं इसको, और ये फोर्स क्या होगा हमारा F1 पर लग रहा है ड्यू टू 5, तो F1 5। इसी तरह से Q3 है तो Q3 चार्ज भी Q1 पे ही लगेगा, और ये क्या कब लगता है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इंटरेक्शन तभी होगा। तो Q3 भी हमारा Q1 पे ऊपर एक चार्ज लगा रहा है, यानी Q1 पे नंबर ऑफ चार्ज लग रहे हैं, Q3 Q1 पे लगा रहा है तो कैसा लगाएगा, 1 पर लग रहा है इसलिए 1, किसके कारण लग रहा है, 3 के कारण, तो F1 3। इसी तरह से Q4 भी इस पे चार्ज लगाएगा, तो Q4 इस पे चार्ज लगाएगा, हमने लाइन इसी पे बनाई है तो ये Q4 हो गया। Q4 इसके ऊपर एक चार्ज लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, Q4 इधर लगा रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा F, और 1 पे लग रहा है तो 1, 4 के कारण लग रहा है तो F1 4। तो जो इस पर हमारा इस Q1 पर जो नेट फोर्स होगा, इस Q1 पे जो हमारा नेट फोर्स होगा, तो इस तरह से जो इस Q1 पर यानी इस Q1 पर जो हमारा नेट फोर्स होगा F, वो किसके इक्वल होगा, तो ये जो F होगा वो कह रहा है कि वेक्टर सम के बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। इस चार्ज पर ये जो जितने फोर्स F12, F15, F13, F14, इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा, टेकन वन एट अ टाइम, यानी कि F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1 5। तो ये जो नेट फोर्स होगा वो इन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा, ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। और क्या कह रहा है, इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। और इंडिविजुअल यानी कि अगर Q1 के ऊपर Q2 कोई फोर्स लगा रहा है तो इन सब के कारण इसके फोर्स पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी ऐसा नहीं होगा Q2 Q1 पे कोई फोर्स लगा रहा है, यानी Q2 Q1 पे फोर्स क्या लग रहा है F12, तो इसके कारण इनकी वैल्यूज जो है वो कम हो जाए, इनकी कारण भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, Q2 Q1 पर वैसा ही वैसे फोर्स लगाएगा, बस क्या हो जाएगा Q5 इस पे लगाएगा तो इन सब का जो टोटल फोर्स होगा वो चेंज होगा, F12 पे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी F14, F13, F15 के आने पर F12 पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी सारे इंडिविजुअल जो फोर्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, किसी नए चार्ज के आने पर इन फोर्सेस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस क्या हो जाएगा कि जो टोटल चार्ज होता है उनका सम इतना हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है, अगर n है तो n तक चला जाएगा। ये क्लियर हो रहा है ना, F12 का मतलब क्या है, 1 पर लग रहा है फोर्स 2 के कारण, यानी 1 पर लग रहा है 2 के कारण, तो F12 हो गया क्लियर। अब हम इफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 Q2, अब यहाँ पर अगर फोर्स की बात करें, Q1 है, द फोर्स Q1 ड्यू टू Q2 इज सेम एज गिवन बाय कूलम्स लॉ, वैसे ही होगा। तो इस तरह से देखिए फॉर्मूला क्या बन के तैयार होता है, फॉर्मूला आप डायरेक्टली देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि F12 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर और R12 कैप। फिर F13 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q3, देखिए 1 और 3 है ना, तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, ये है जैसे Q2 और Q1, तो Q2 और Q1 की बात की जाए तो यहाँ जो F है वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो Q1 Q2 अपॉन में R, अब क्योंकि Q2 से Q1 है तो R21 हो जाएगा, R21 का स्क्वायर R21 कैप, ठीक है, प्लस अब F13 की बात करें, यानी 1 पर 3 के कारण, यानी 1 पर 3 क्या है, ये हो गया इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन क्या है R31 है, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q3, यानी Q3 Q1 हो गया ये, अपॉन में R31 कैप का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर, और R31 कैप, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर, R21 कैप, प्लस Q1 Q3 R31 का स्क्वायर, R31 कैप, प्लस सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि Q1 1 फिक्स है, क्योंकि 1 पर हम निकाल रहे हैं तो 1 फिक्स है, यानी 1 फिक्स है, 1/4πε0 फिक्स है, यहाँ पर बस Q2 चेंज हो रहा है, तो Q2 चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, I लिख दें, और R21 में 1 फिक्स है, इधर I लिख दें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो Q1 क्योंकि फिक्स है तो Q1 को बाहर कर दिया और 4πε0 हो गया, और यहाँ पर क्योंकि Q2 Q3 इस तरह से वेरी कर रहा था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, I लिख दिया, और क्योंकि 1 1 1 सेम था तो 1 I कर दिया, और इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया।
चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका Q1 और Q2 है ऐसी, तो हम यहाँ पे Q1 यहीं पे लिख लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो समेशन अब क्या हो जाएगा आपका, ये Q2 बचा है यहाँ पर, यहाँ Q3 है तो QI कर देते हैं। तो जितने भी होंगे उसके हिसाब से, अगर I इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से लेकर n तक, 2 से लेकर n तक डिवाइडेड बाय यहाँ पर R 2 फिक्स है, 1 की जगह क्या हो जाएगा I, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर I कैप हो जाएगा, और ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, समझ में आया? तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कंपैरिजन है, यानी हमने आपको जब स्टार्ट करे थे कूलम्ब्स लॉ, तभी हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा है ये कुछ। वहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ में मासेस होते थे, दो मासेस के बीच कुछ, दो मासेस को अगर हम बीच में कुछ डिस्टेंस पर रखते थे तो जो फोर्स होता था वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, और उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चार्जेस को ले रहे हैं। तो देखिए कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं इन दोनों के बीच में और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या है, बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। दोनों ही फोर्सेस क्या है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या हो गया कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है उन दोनों के बीच में, ये उसी पर लगते हैं। जैसे हमने बात की थी ना कि जो दो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, यानी Q1 और Q2 के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसी दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं Q1 यहाँ है Q2 यहाँ है, या Q1 यहाँ है Q2 यहाँ है, फोर्स यहाँ से होकर ऐसे लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो सेंट्रल फोर्स लगता है। दे एक्ट अलॉन्ग द, दैट इज दे एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये उन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ही लगता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। नेक्स्ट है बोथ द फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फोर्सेस जो होते हैं हमारे वो कंजर्वेटिव होते हैं, दैट इज द वर्क डन बाय देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। जो इनके बीच का वर्क डन होता है या जो ये वर्क करते हैं वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बोथ द फोर्सेज आर इफेक्टिव इवन इन फ्री स्पेस। और दोनों ही फोर्स ऐसे हैं जो फ्री स्पेस में यानी कि वैक्यूम में भी पूरी तरह से इफेक्टिव होते हैं, यानी इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडियम होगा तब भी चलेगा, मीडियम नहीं होगा तब भी ये काम करते हैं। डिफरेंस क्या है फिर इन दोनों के बीच में, इतने सारी सिमिलैरिटीज होंगे तो डिफरेंस भी होंगे कुछ। डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, रिपल कर रहा है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। यानी अगर दो चार्जेस सेम है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और दो चार्जेस अगर अपोजिट है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। वहीं पर ग्रेविटेशन फोर्स के साथ केवल और केवल अट्रैक्शन का केस होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट में आप देखोगे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, एफ इज इक्वल्स टू डायरेक्टली आपका हो जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन वहीं पर जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ 1/4πε0 हो जाता है। एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन रख दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एक्सट्रीमली लार्ज एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं उस पर चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.4 है, जो कि आपसे कह रहा है कंपेयर करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अगर हमारा जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया हुआ है, आपके पास कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक प्रोटॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो आपको क्या करना है, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। अब एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको और एक यहाँ पर प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक है, और इनके बीच में कह रहा है कि आप क्या करिए, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
और इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब Q1 भी क्योंकि इनका ई ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज सेम होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये भी ई होगा और ये भी ई होगा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 और ये हो गया चार्ज है तो इनका स्क्वायर, क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम होते हैं। आर इनके बीच का सेपरेशन नहीं दिया तो हम आर को एज इट इज लिख देते हैं आर स्क्वायर, और फोर्स है तो न्यूटन हो गया। सेम ऐसे क्योंकि कंपेयर करना है दोनों को निकाल के हम डिवाइड कर देंगे तो रेशियो में हमें कंपैरिजन आ जाएगा। तो एफ जी देखते हैं यानी ग्रेविटेशन फोर्स, तो जी एम ई इंटू एम पी अपॉन में आर स्क्वायर, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6.67 × 10⁻11, वहीं मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31। सॉरी ये जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27। इस तरह से ये वैल्यू रखा, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रहने दिया, इनको सॉल्व किया और जब इनको हमने इनका रेशियो निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा 2.26 × 10⁻39। तो इससे क्या हमें मिल रहा है कि जो एफ ई होता है यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 2.26 यानी इंटू 10⁻39 यानी लगभग 10⁻39 टाइम्स बड़ा होता है। तो एफ ई जो होता है अभी हमने पढ़ा ना कि एफ ई जो होता है वो एफ जी से काफ़ी बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट 10⁻40 टाइम्स या 10⁻39 टाइम्स। ठीक है, वही इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में आपसे 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन तो पूछा ही था, फिर अगेन आपसे क्या पूछ लिया था, दोनों प्रोटॉन हो, यदि दोनों प्रोटॉन हो तब क्या होगा। तो अगर दोनों प्रोटॉन होंगे तो फिर वैसे ही होगा फॉर्मूला हमारा, 2 प्रोटॉन्स है यानी इधर भी प्रोटॉन है और इधर भी प्रोटॉन है। चार्जेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज वाला तो पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा यानी बिल्कुल वैसे ही आएगा ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। बस हाँ आपका ग्रेविटेशन फोर्स वाले में चेंजेस आ जाएगा। जी की वैल्यू रखा, प्रोटॉन का मास दोनों प्रोटॉन है इसलिए दोनों सेम हो गया। सॉल्व करेंगे, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो 1.3 × 10⁻36। अगर दोनों प्रोटॉन होता है फिर भी एफ ई और एफ जी की रेशियो को निकालेंगे तो लगभग 10⁻36 टाइम्स बड़ा आएगा एफ ई एफ जी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1.4। इसी में देखिए नेक्स्ट आपका पार्ट सी पूछा था, एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल 1.4 का ही सी पार्ट है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। यानी कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जब म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा तो उस समय उनके एक्सेलरेशन को बताइए, यानी इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन को बताइए जब आर कितना हो 1 एंगस्ट्रॉम हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, वो आपकी 1 एंगस्ट्रॉम हो। तो चलिए देखते हैं। अब हमें क्योंकि पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, लेकिन पहले एफ पता चल जाए, एम तो हमें वैसे भी पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का, ए निकल जाएगा, ए एफ अपॉन में एफ एम करके। तो एफ निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। वैल्यू रखा क्योंकि दोनों ही हमारा ई चार्जेस सेम वैल्यू होती है तो ये रखा। और हमने यहाँ पर देखा आर वहाँ पे हमें नहीं दिया था बट यहाँ पर हमें आर की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दे रहा है, तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर। इसको रख के सॉल्व किया तो लगभग आया 2.3 × 10⁻8 न्यूटन। अब क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन में एम। ये किसका ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का। वहीं पे जब हम प्रोटॉन का लेंगे तो अलग केस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का ले रहे हैं तो अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो एफ अपॉन में एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, अगर प्रोटॉन करेंगे तो यहाँ मास बस चेंज कर देंगे, बाकी एफ की वैल्यू तो दोनों में सेम आ रही है तो ये रखा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ गया। अब सेम अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो एफ अपॉन में एम, पी निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1.67 × 10⁻27 और देन फिर वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से आ गया एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एफ अपॉन में एम पी 2.3 × 10⁻8 1.67 × 10⁻27, तो ये आ गया 1.4 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अब इसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल होंगे वो थोड़े न्यूमेरिकल हमारे पोजीशन वेक्टर वाला जो हमने कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था उसके ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए उसके लिए हमें एक नया फ्रेश वीडियो बनाएंगे जो कि न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा
और फिर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको जो आज पढ़ाया गया है और लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया है उसे अच्छे से आप पहले तैयार कर लीजिए, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तभी आपको न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, आप उसे प्रिपेयर करिए। जब आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, तो मैं लेके आऊँगी नया वीडियो जिसके ऊपर आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊँगी, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको तब बताऊंगी। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।